अ, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण बचेगा? मोहन भागवत की मुस्लिम लोगों से मुलाकात। क्या ऑफिस मीटिंग से होता है फायदा? मैं हूं मनीष आनंद, द रायसीना हिल्स एक बार आपके साथ फिर से। देश के बड़े अखबारों ने किन मुद्दों के ऊपर अपने संपादकीय लिखी है उसकी समीक्षा करेगा। सबसे पहले हम बात कर लें द पायनियर की। पायनियर ने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस कोटा जो है रिजर्वेशन 10% का, उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इसका निर्णय बहुत जल्द आ जाएगा। जो भी दलील थे सरकारी पक्ष के और याचिकाकर्ता का, उनका दलील पूरा हो चुका है। और पायनियर ने बताया है कि मुख्य रूप से तीन एक कहें तो जो तमिलनाडु के जो अधिवक्ता लोग आए हुए हैं दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के सामने में, उन्होंने तीन खामियां निकाली हैं इस 103वें संविधान संशोधन कानून का, जिससे कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, माने कि जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जन और ओबीसी नहीं है, जनरल कैटेगरी में जो लोग 8 लाख जिनकी सालाना आय है उनके परिवार की, वैसे लोगों के लिए 10% का आरक्षण निहित करा गया था इस ईडब्ल्यूएस कोटा से। उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीन जो मुख्य ऑब्जेक्शंस हैं कि 50% का जो एक सीलिंग लगा रखा गया है रिजर्वेशन पर, उसको ये तोड़ता है। बहुत ही कमजोर ये है क्योंकि तमिलनाडु में 77% आरक्षण चल रहा है और वहीं के वकीलों ने ईडब्ल्यूएस कोटा का विरोध किया है। दूसरी बात की संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है और उसको लेकर के सामाजिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया है। तो क्या आर्थिक पिछड़ापन भी एक क्राइटेरिया हो सकता है? ये एक दूसरा मुद्दा उन वकीलों ने उठाया है। और तीसरा मुद्दा यह है कि जिनको आरक्षण पहले से ही मिल रहा है उनको इस ईडब्ल्यूएस कोटा से बाहर रखा गया है। तो जो समानता का अधिकार है, क्या उसका उल्लंघन होता है? तो ये तीन मुख्य बातें हैं जिसके ऊपर ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर जिरह हुई सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अब लंबित है। और द पायनियर ने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी जजमेंट, जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वो एक लैंडमार्क होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में आरक्षण की जो नीति होगी उसके ऊपर इस निर्णय का एक बहुत बड़ा छाप होगा। सरकारी पक्ष से जो दलील दी गई कि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना भी संविधान के प्रियम्बल में निहित है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे संविधान का है उसके अनुसार ही है। और समय आ गया है कि आर्थिक पिछड़ापन भी एक मापदंड होना चाहिए कि सरकार अफर्मेटिव एक्शन ऐसे वर्ग के लोगों के लिए भी ले। सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा आर्थिक पिछड़ेपन पर भी सरकार की कोशिश होनी चाहिए। ये दलील सर्वोच्च न्यायालय के सामने में दी गई है। ये एक बात है कि 8 लाख रुपए का जो सालाना एनुअल सीलिंग है, जिसे क्रीमी लेयर कहते हैं, अगर इसके बारे में पायनियर कहता है कि ये बहुत ही आर्बिट्रेरी रूप से लाया गया और सरकार शायद कुछ अच्छा काम कर सकती थी। लेकिन अगर हम आरक्षण का विषय देख लें कि अगर केंद्रीय मंत्रालय में अगर लें तो केंद्रीय मंत्रालय में आजकल कोई भी नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। सभी लोगों को कंसल्टेंट के रूप में रखा जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, वहां पर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें एक स्पेशल पावर के अंदर रिजर्वेशन से उनको मुक्त रखा गया है। 100% ओपन कैटेगरी में उनको जॉब्स दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार को अपने मंत्रालय में आरक्षण वाले वर्ग के लोगों को नहीं लेना है और ओपन कैटेगरी को ही लेना है, तो निश्चित रूप से समय आ गया है कि आरक्षण के विषय पर एक बहस हो, विचार हो संसद में। इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि देश जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें क्या आरक्षण जैसी व्यवस्था उसके लिए क्या सही है? क्या हम वाकई अपने स्कूल और कॉलेज पर
वाकई इतना खर्च कर पा रहे हैं कि जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनका उनका निश्चित रूप से एम्पावरमेंट हो पाए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आकर के अपने पाँव पर खुद खड़े हो पाए, ताकि उनको आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सारे सवाल हैं जो कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप भी इसके ऊपर विचार कीजिए और अपने फीडबैक में हमें दे करके बताएँ आपका क्या विचार है कि आरक्षण की नीति पर देश को किस रास्ते चलना चाहिए? मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया हैं, उन्होंने फिलहाल कुछ अगर 2 हफ्ते की बात कर लें तो 5 प्रमुख बौद्धिक मुस्लिम लोगों से नागपुर में उन्होंने मुलाकात करी और दिल्ली आकर के वो एक मदरसे में भी गए और एक मस्जिद में भी गए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस के सीधे बगल में। और इसके ऊपर डेक्कन हेरल्ड जो बेंगलुरु का अखबार है वो कहता है कि इसे हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि ये कोई हिंदू और मुसलमान में बढ़ते हुए नए रिश्ते का आगाज करता है, ऐसा हमें भरोसा नहीं होता है। और डेक्कन हेरल्ड ये भी कहता है कि मुसलमानों के बीच में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक हाशिए पर जाने जैसी बात उनके मन में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र और कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार के आने के बाद और संघ से जुड़े हुए संस्थाओं के कुछ ऐसे काम हुए हैं कि उनके बीच में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। लेकिन हमें ये बात मान लेना चाहिए कि पिछले 2 हफ्ते की बात नहीं है। राम मोहन भागवत की अगर बात करें तो वो पिछले 5 वर्षों से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम की एक संस्था है, उसको प्रोत्साहन भी दे रही है और उसके प्रांगण में कई सारे बैठकें हुई हैं जो बंद दरवाजे के पीछे हुई हैं और उसमें मोहन भागवत की शिरकत भी रही है। तो ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है, ये एक कड़ी चली आ रही है और मोहन भागवत ने बार नहीं कई बार अपना एक वक्तव्य दिया है कि भारत में रहने वाले जो भी हैं उनका उनका जो पेरेंटेज है, उनका जो डीएनए है, उनका पेरेंटेज एंसेस्ट्री डीएनए एक ही है और मूल रूप से सभी लोग भारतीय हैं। ऑफिस मीटिंग एक थकावट वाली चीज है और जिसका कोई फायदा नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक संपादकीय लिखते हुए नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका के एक स्टडी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हर साल $100 मिलियन का नुकसान होता है ऐसा मीटिंग कॉल करने को लेकर के। एंटनी जे एक जो ब्रिटिश राइटर हैं उसका हवाला देते हुए ये अखबार कहता है कि उन्होंने भी कहा था कि मीटिंग्स कम से कम बुलाए जाएं, कम लोगों के साथ बुलाए जाएं और स्पष्ट मुद्दों के लिए बुलाए जाएं, अन्यथा ऐसे मीटिंग्स कॉल करने से कोई फायदा नहीं होता, उसका आउटकम्स कोई ज़्यादा कुछ फायदे का होता नहीं है। आज का हमारा संपादकीय समीक्षा बस इतना ही। आप हमें फीडबैक देकर के हमें बताएं और कोई सुझाव हो तो वो भी हमें आप बताएं। चैनल का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और प्रेरित करें कि अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं, ताकि हम आपके लिए कुछ और भी स्पेशल प्रोग्राम्स बनाएं जो कि मुद्दों को गहराई पर जाकर के उसके ऊपर विश्लेषण कर पाए। धन्यवाद।